Hello dear students, myself Kanchan Ram Singhani, I am from Maharaja Agrasen International College. इस वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज जी है ना, मेरे पास बिजनेस मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की बुक है जिसमें एक्सरसाइज जी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पहले नोट करिए और उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। ये सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट स्टेज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन लॉग के थ्रू सॉल्व होगा। अगर आपको लॉगरिदम नहीं सॉल्व करने आता है तो पहले एक और वीडियो है मेरा शॉर्टकट सा जिसमें मैंने लॉग कैसे फाइंड किया जाता है वो बताया है। आप उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉग फाइंड करेंगे। उस वीडियो को पहले सुनिए, फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। सी आई में यूजुअली हम लॉग को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए 3 और मोर देन 3 ईयर्स होता है। वहाँ पर हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं कौन से वैरायटी का क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ये मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता रही हूँ। मेरे पास फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक है जिसमें सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें दो लोगों को जो अमाउंट मिलता है वो इक्वल होता है और उसके थ्रू हम प्रिंसिपल फाइंड करते हैं, उनको कितने मिलने वाला प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट और टाइम क्या होता है, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है। जनरल डिस्कशन छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज अगर मैं अभी एट द टाइम कुछ भी लोन ले रही हूँ, जैसे अगर मैं अभी 10,000 का लोन ले रही हूँ, दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल। जो मैं अभी लोन ले रही हूँ, मैंने ये जो लोन लिया है वो 5 ईयर्स के लिए लिया है तो 5 ईयर्स टाइम हो जाएगा। मैंने ये लोन लेने के लिए इंटरेस्ट की रेट जो है डिसाइड हुई है 5% है, तो रेट हो जाएगी 5%। अब इस लोन को 10,000 को मुझे पे करना है आफ्टर 5 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, लोन पे करते करते उस पर इंटरेस्ट ऐड होगा। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा तो सिंपल सी बात है, मेरे लोन की वैल्यू जो अभी प्रेजेंट में है 5 ईयर्स के बाद उस लोन की वैल्यू हो सकती है सॉल्यूशन करने के बाद 18,000, है ना। तो जो मेरे लोन की वैल्यू 10,000 थी वो 5 साल के बाद वो लोन की वैल्यू हो जाती है 18,000। तो जो 18,000 होगा वो होगा अमाउंट, मतलब लोन की प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल है 10,000, उस पर सी आई काउंट करते करते जो अमाउंट हो जाता है, जो मुझे ओवरऑल 5 ईयर्स के बाद टोटल जब मैं काउंट करूंगी तो वो अमाउंट होता है। सिंपल सी बात है, इन फ्यूचर का जो मनी होती है वो अमाउंट होता है और जो अभी प्रेजेंट की मनी की वैल्यू है वो प्रिंसिपल होता है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल हुआ, अमाउंट हुआ, रेट हुआ और पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोन लेते हैं वो एन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मैंने अमाउंट के फॉर्मूले, सीआई के फॉर्मूले अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपको वो फॉर्मूले नहीं आते तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया है। वो क्वेश्चन किस टाइप का है मैं आपको रीड करवा रही हूँ, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ मैन लेफ्ट रुपीज 2,500 फॉर हिज 2 सन्स। ठीक है, एक बंदा है, एक मैन है, वो अपने 2 बेटों के लिए 2,500 रुपीज अभी लेफ्ट कर रहा या डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, मतलब अभी जो प्रिंसिपल है प्रेजेंट में पी प्रिंसिपल, टोटल टोटल प्रिंसिपल है 2,500 रुपीज। 2,500 रुपीज एक मैन अपने बेटों के लिए यहाँ पर डिपॉजिट करवा रहा है। उसके बेटों की एज है फर्स्ट बेटे की 10 ईयर्स एंड सेकेंड बेटे की एज है 15 ईयर्स। ओके, तो सबसे पहले 2,500 टोटल प्रिंसिपल है, टोटल मनी वो जो दोनों के लिए लेफ्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगी टोटल मनी जिसको हम बोलेंगे टोटल प्रिंसिपल। दोनों के लिए टोटल प्रिंसिपल है एक्स रुपीज। इतना क्लियर है? सॉरी, प्रिंसिपल टोटल है 2,500 रुपीज दोनों के लिए। ये भी बता दिया है जो उसके फर्स्ट बेटे की जो एज है, फर्स्ट बेटे की जो एज है दैट इज 10 ईयर्स
एंड सेकेंड बेटे की जो एज है दैट इज 15 ईयर्स। इस तरीके से दोनों बेटों की एजेस भी हमको यहाँ पर पता है। विथ द डायरेक्शन दैट द सम शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द टू सन्स गेट द सेम अमाउंट। यहाँ पर क्या पूछा है आपको? सेम अमाउंट पूछा है when they attain the age of 30 years। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला जा रहा है कि वो अपने 2500 को इस तरीके से डिवाइड करना चाहता है कि जब वो लोग 30 इयर्स की एज में पहुंचे, कौन सी एज में पहुंचे? 30 इयर्स की एज में पहुंचे, तो उनको मिलने वाला जो अमाउंट है 30 इयर्स की एज में, मैंने बताया था जो चीज जो मनी फ्यूचर में हमको मिलती है वो अमाउंट होती है। तो 30 इयर्स की एज में पहुंचने के बाद उनको मिलने वाला अमाउंट, मतलब फर्स्ट बेटे को मिलने वाला अमाउंट और सेकंड बेटे को मिलने वाला अमाउंट, वो दोनों सेम होना चाहिए। यही हमारे इस क्वेश्चन की मेन कंडीशन, मेन प्रॉपर्टी, मेन पॉइंट यही है जिसके ऊपर हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्या बोला है? 30 इयर्स की एज में पहुंचने तक, है ना, 30 इयर्स की एज में पहुंचने तक हमारे पास इनको देने के लिए जो अमाउंट होगा, वो दोनों के लिए जो अमाउंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, ये आपको बोला गया है। मतलब अभी एट द टाइम 2500 को इस तरीके से डिवाइड करना है दोनों बेटों को कि जब वो लोग अपनी 30 इयर्स की एज में पहुंचेंगे तो उनको मिलने वाली जो मनी होगी, मिलने वाला जो अमाउंट होगा, दैट विल बी इक्वल, वो इक्वल होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन है क्वेश्चन की। और उसमें ये बोला है अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है 5% पर एनम। कैलकुलेट हाउ मच द यंगर सन गॉट इन द बिगिनिंग। यंगर सन को कितना अमाउंट आपको उसको मिल रहा है इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग मतलब अभी स्टार्टिंग में, मतलब एट प्रेजेंट। तो अभी प्रिंसिपल एट प्रेजेंट यंगर सन का कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में अभी यंगर सन ही पूछा है, हो सकता है वो दोनों बेटों के लिए प्रिंसिपल पूछे कि अभी तो टोटल 2500 है, पर उस टोटल 2500 को किस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों बेटों को मिलने वाला अमाउंट इक्वल होगा, है ना। तो अभी हमको 2500 को कैलकुलेट करना है और देखना है कि दोनों बेटों को एट प्रेजेंट कितनी कितनी मनी अभी मिल रही है। एट प्रेजेंट मतलब दोनों बेटों के लिए हमको प्रिंसिपल यहाँ पर फाइंड करना होगा। होप सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा एंड ये डिटेल भी आप लिख दीजिए। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इन क्वेश्चन जो जो डिटेल्स थी गिवन डेट पर है, पहले वो लिख देते हैं। गिवन डेट क्या क्या था? अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल प्रिंसिपल है जो दोनों बेटों को देना था, दैट इज 2500 रुपीज। उस पर्सन के दो सन थे, फर्स्ट सन लिख देते हैं हम और यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड सन। ठीक है, फर्स्ट सन की जो एज थी दैट इज 5 इयर्स एंड सेकेंड सन की जो एज थी वो है 15 इयर्स। और उनको जो हमको इंटरेस्ट देना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ CI, वो दोनों में सेम है 5%। क्वेश्चन की कंडीशन थी कि 30 इयर्स की एज तक पहुंचने के लिए उनको जो मिलने वाला अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। तो 30 इयर्स की एज तक पहुंचने के लिए हम देखते हैं उनको कितनी टाइम ड्यूरेशन लगती है। फर्स्ट सन जो है अभी 10 इयर्स ओल्ड है, अगर उसको 30 इयर्स की एज तक पहुंचना है तो 30 इयर्स माइनस 10 इयर्स, मतलब उसको अभी कितना टाइम लगेगा 30 इयर्स की एज तक पहुंचने के लिए? 30 इयर्स माइनस 10 इयर्स मतलब अभी उसके पास 20 इयर्स का टाइम है कि वो अपनी 30 इयर्स की एज तक पहुंचे। ठीक है, सेकेंड सन की एज अभी 15 इयर्स है, उसको अपनी 30 इयर्स की एज तक पहुंचने के लिए 30 इयर्स माइनस 15 इयर्स मतलब अभी उसको 15 इयर्स का टाइम है
कि वो अपनी एज तक पहुंचे। तो फर्स्ट बेटे के लिए टाइम हुआ 20 ईयर्स का एंड सेकेंड बेटे के लिए टाइम हुआ कितना, 15 ईयर्स का। कंडीशन ये थी कि उनको मिलने वाला अमाउंट इक्वल होगा, मतलब फर्स्ट बेटे को मिलने वाला अमाउंट A1 एंड सेकेंड बेटे को मिलने वाला अमाउंट अगर मैं बोलूं A2, पर ये दोनों अमाउंट सेम होंगे, दोनों अमाउंट A1 दोनों बेटों के लिए अमाउंट सेम होंगे। ये सारी कंडीशंस, ये सारी डिटेल्स हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको ये बताना है कि दोनों बेटों को एट प्रेजेंट कितनी मनी देनी चाहिए, मतलब 2500 को दोनों बेटों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनको मिलने वाला अमाउंट सेम हो, मतलब दोनों बेटों के लिए P हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अज्यूम करूं तो फर्स्ट बेटे को अगर मैं P मतलब प्रिंसिपल, अभी उसको अगर मैं X रुपीज दे देती हूँ, जैसे सपोज मैं फर्स्ट बेटे को 2500 में से X रुपीज दे देती हूँ, मतलब प्रिंसिपल फर्स्ट बेटे का होना चाहिए X रुपीज। तो सिंपल सी बात है, सेकेंड बेटे का प्रिंसिपल होगा 2500 रुपीज माइनस X रुपीज फर्स्ट बेटे को दे दिया, तो जो बैलेंस है 2500 रुपीज माइनस X वो दूसरे बेटे का प्रिंसिपल होगा। क्लियर है ये? 2500 रुपीज दोनों बेटों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें से X रुपीज मैंने फर्स्ट बेटे को दे दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मनी 2500 माइनस X मैं वो सेकेंड बेटे को दूंगी। इस तरीके से ये हमारी डिटेल्स है। अब हमको अमाउंट दोनों का इक्वल रखना है, इसलिए हमको अब अमाउंट के फॉर्मूले के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। अमाउंट यहाँ पर फाइंड करते हैं फॉर फर्स्ट सन एंड अमाउंट यहाँ फाइंड करते हैं फॉर सेकेंड सन, और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी कंडीशन पर ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R फॉर रेट अपॉन 100 द पावर n। ये अमाउंट का फॉर्मूला हुआ, जो दोनों बेटों के लिए अमाउंट सेम है, इसलिए इस फॉर्मूले को मैं फिर से इक्वल्स टू करके यहाँ पर रिपीट कर लूँगी। ये दोनों आप अमाउंट के फॉर्मूले लिख दीजिए, क्योंकि दोनों बेटों को मिलने वाला अमाउंट यहाँ पर सेम है, इसीलिए दोनों को मिलने वाला अमाउंट सेम होगा। मैं इस तरीके से इक्वल करके सॉल्व करवा रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको आगे जाके सॉल्यूशन ईजी मिल जाएगा। अब फर्स्ट बेटे के लिए हम यहाँ पर काउंट करते हैं। फर्स्ट बेटे के लिए प्रिंसिपल हमने उसको कितना दिया था, अभी हमने ये अज्यूम करा है अभी फर्स्ट बेटे को X रुपीज मिल रहा है, तो उसके लिए प्रिंसिपल हुआ X रुपीज। 1 प्लस R रेट थी, दोनों के लिए सेम है वैसे तो 5%, और टाइम है N। फर्स्ट बेटे की एज अभी 10 ईयर्स है, मैंने ये कैलकुलेशन आपको पहले ही बता दिया है। अभी 10 ईयर्स है, 30 ईयर्स तक पहुंचने के लिए उसकी एज है 20, मतलब 20 ईयर्स अभी रिमेनिंग है। तो ये जो मनी है उसको 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब बैंक में जो डिपॉजिट होगी वो 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट बेटे का हुआ। सेकेंड बेटे का हुआ P सेकेंड बेटे के लिए हमने प्रिंसिपल कितना रखा था, 2500 रुपीज टोटल मनी है, जिसमें से X रुपीज हमने फर्स्ट बेटे को दे दी, तो सेकेंड बेटे को हम दे रहे हैं 2500 माइनस X। तो ये हो गया P 2500 माइनस X सेकेंड बेटे का। 1 प्लस रेट सेकेंड बेटे की 5% ही है, एंड सेकेंड बेटे का टाइम है वो अभी 15 ईयर्स तक ओल्ड है, 30 ईयर्स तक पहुंचने में उसे 15 ईयर्स और लगेंगे, तो ये 15 ईयर्स यहाँ पर टाइम है सेकेंड बेटे के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये इस साइड का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन आगे उस साइड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। X 1 प्लस, आप चाहो तो LCM फाइंड कर लो या डायरेक्टली 5 को 100 से डिवाइड कर लीजिए। तो 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, पावर 20। आगे और सॉल्व करते हैं। X इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, 1.05 दी पावर 20। ये हमारा अभी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का ये पोर्शन सॉल्व हुआ है। अब हम इक्वल के ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये है 2500 माइनस X, 1 प्लस 5 को 100 से डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर भी, तो 0.05 आता है,
पावर 15। अब फिर से 2500 माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आता है 1.05 दी पावर 15। ये ऐसा देखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1.05 दी पावर 20 एंड 1.05 दी पावर 15, ये दोनों चीज़ें इसमें सेम है। तो अब हम 1.05 दी पावर 20 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये 15 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इनटू है इस साइड ट्रांसफ़र होके डिवाइड आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x 1.05 दी पावर 20, इसको मैंने ट्रांसफर किया, ये इनटू इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1.05 दी पावर 15 इक्वल्स टू रिमेनिंग क्या रहा 2500 माइनस एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। अभी ये हाफ सॉल्यूशन है, इसको कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, इसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पर, ध्यान दीजिएगा। अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। चलिए अब अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा सॉल्यूशन लास्ट स्टेज तक यहाँ पर पहुँचा था, x इंटू 1.05 दी पावर 20 अपॉन 1.05 दी पावर 15 इक्वल्स टू 2500 माइनस एक्स। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 1.05 दी पावर 20 है एंड 1.05 दी पावर 15 है, बेस सेम है आपका, और अगर बेस सेम है तो जो पावर्स है वो माइनस हो जाती हैं, ठीक है। अगर कोई दो पावर्स यहाँ पर क्या है डिवाइड में है और दो नंबर्स डिवाइड में हैं और उनके बेस सेम होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। एक उसी तरीके से जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया वैसा समझ सकते हो, या दूसरा पॉइंट ऐसे समझ सकते हैं 1.05 20 टाइम्स है और 1.05 अपॉन में 15 टाइम्स है। तो अगर हम 20 टाइम्स में 15 टाइम्स को कैंसिल करेंगे, ऊपर 20 टाइम्स आप 1.05 को लिखेंगे सपोज, और उसमें 15 टाइम्स 1.05 को डिलीट कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, तो आपका ऊपर रिमेनिंग होगा 1.05 दी पावर 20। एक कॉन्सेप्ट आप उस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, बेस अगर समान हो, इक्वल हो और आपके पास नंबर्स भी सेम हो तो आपकी जो पावर्स हो जाती है डिवाइड में वो माइनस हो जाता है। तो 20 माइनस 15, तो पावर क्या बचेगी 1.05 दी पावर 5 बचेगी ऊपर। 20 में से 15 टाइम्स वो कैंसिल हो गया तो बचा 5 टाइम्स ऊपर। तो ये आ रहा है x इंटू 1.05 दी पावर 5 एंड ये इस साइड आ गया 2500 माइनस एक्स। अब सिंपली ये हमारे पास क्वेश्चन है 1.05 दी पावर 5। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कंडीशन आपको हमेशा मिलेगी जब एक पर्टिकुलर वैल्यू की पावर होगी हमारे पास, तो जब इस तरीके से पावर वाला कोई पॉइंट आता है तो उसको हमको लॉग से सॉल्व करना चाहिए। रीज़न इसका यही है, अगर हम कैलकुलेटर से इंटू करेंगे तो 5 टाइम्स इसको इंटू करेंगे उतना वेरिएशन आते जाएगा। इसीलिए 1.05 दी पावर 5 पोर्शन को कैलकुलेटर से न करके आप सॉल्व करोगे किससे, लॉग से। लॉग मेथड को यूज करने से जो हमारा आंसर है वो सर्टेन 4 पॉइंट में 4 डिजिट में आ जाता है और कंफर्म एंड सर्टेन आंसर आता है। तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करना होगा और आपको एक पर्टिकुलर स्टेप पे कोई पावर वाला पोर्शन मिलेगा तो इस पोर्शन को आपको पहले अलग से वर्किंग नोट पे सॉल्व करना है। कौन से मेथड के थ्रू, लॉग मेथड के थ्रू। लॉग मेथड मैंने पहले अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले आप वहाँ से लॉग कैसे फाइंड किया जाता है वो आप सीखेंगे। तो पहले वर्किंग नोट पर हम क्या कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं लॉग से। ये आपका वर्किंग नोट हुआ। सबसे पहले किसी भी वेरिएबल, सपोज ए ले लिया मैंने वेरिएबल, उसके इक्वल 1.05 दी पावर 5 को अज्यूम करिए, ठीक है।
अब लॉग की प्रॉपर्टी, हमको दोनों साइड पुट द लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग आप पुट करें दोनों साइड, तो दोनों साइड जब हम लॉग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज भी मैंने पहले डिस्कशन कर ली है। लॉग की प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि अगर किसी नंबर का लॉग है हमारे पास और उसी नंबर की पावर भी है, तो वो पावर कहाँ आ जाएगी, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, लॉग ए इक्वल्स टू 5 लॉग 1.05। क्या लिखेंगे, पावर सामने आ जाएगी 5 लॉग 1.05। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, लॉग ए इक्वल्स टू 5 लॉग 1.05। अब हमको लॉग फाइंड करना है, लॉग ए इक्वल्स टू 5 को 5 लिखिए, 1.05 का हमको क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। कैसे लॉग फाइंड किया जाता है, लॉग फाइंड करने का पहला स्टेप होता है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना। कैरेक्टरिस्टिक मतलब डेसिमल के पहले का पॉइंट। लॉग हमेशा दो पार्ट में निकलता है, एक बिफोर डेसिमल, एक होता है आफ्टर डेसिमल। बिफोर डेसिमल जो पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका रूल ये है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। आपको नंबर ऑफ डिजिट देखनी है, नंबर नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। बिफोर डेसिमल कितनी डिजिट है, 1.05 में 1, -1 कर देना हमेशा, तो 1 - 1 आता है 0, तो ये होगा 0 कैरेक्टरिस्टिक जो डेसिमल के पहले आएगा। 0 कैरेक्टरिस्टिक रूल है, डेसिमल के पहले जो नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट, उसमें से -1 करो तो 0। अब हमको लॉग टेबल देखनी होती है। लॉग टेबल आपके बुक के पीछे साइड दिया हुआ है, या आप अलग से लॉग टेबल, लॉग बुक परचेज कर सकते हैं जिसमें लॉग टेबल होता है। हमेशा लॉग टेबल स्टार्टिंग की 2 डिजिट का देखा जाता है। आपके बुक में वर्टिकल लाइन में 10 दिया होगा, उस 10 के बाद फिफ्थ नंबर कॉलम पे देखिए, ऊपर कॉलम्स देते हैं 0 to 9, तो 10 के फिफ्थ नंबर कॉलम पे देखिए क्या नंबर है आपके बुक में, 10 के फिफ्थ नंबर कॉलम पर है 0 to 12। ये देखिए मैंने लिख दिया 0 to 12, तो लॉग 1.05 की वैल्यू आ गई है 0.0212। अब लॉग ए इक्वल्स टू 5 को 0.0212 से इंटू कर दीजिए, तो हमारा आंसर आता है 0.1060, या आप लिख सकते हो 0.1060, ये हमारा आंसर आएगा। किसका इंटू हमने किया, 0.0212 में 5 का इंटू किया, तो हमारे पास आता है 0.1060। अब हमारे पास लॉग ए की वैल्यू है, हमारे पास हमको लॉग ए की वैल्यू, जब हमको सिर्फ ए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ए वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मतलब इससे ए से हमको लॉग यहाँ से ट्रांसफर करना होगा। ये जो ए है उससे लॉग ट्रांसफर होके कन्वर्ट हो जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग हमको किसको देखना है, इस नंबर का, फिर एंटी लॉग देखेंगे 0.1060 का। एंटी लॉग क्या देखा जाता है, एंटी लॉग डेसिमल के बाद के 2 डिजिट का देखा जाता है। एंटी लॉग टेबल भी आपके बुक में है, लॉगरिदम टेबल के बाद देखना आप, एंटी लॉग डेसिमल के बाद के नंबर्स का होता है। आप लोग देख सकते हैं अपने लॉग एंटी लॉग टेबल पे 0.00, 0.1, 0.02 इस तरीके के नंबर्स दिए हुए हैं। तो एंटी लॉग भी 2 डिजिट का देखा जाता है। तो आप अपने बुक में देखिए एंटी लॉग 10 0.10, मतलब 0.10 का 6th नंबर कॉलम पे देखिए क्या आंसर आ रहा है, 0.10 का 6 नंबर टेबल, तो 0.10 का 6 नंबर टेबल आता है 1276। इस 0 को इग्नोर कर दीजिएगा, ये 4th डिजिट मीन डिफरेंस से देखा जाता है। फिलहाल मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता है, तो आपको 10 का 6 बस देखना है। 10 का 6 होता है 1276, ये मैंने देखिए नंबर लिख दिया 1276। एंटी लॉग देखने का दूसरा रूल ये होता है कि डेसिमल के पहले जो नंबर होता है, नॉट नंबर ऑफ डिजिट, याद रखिएगा लॉगरिदम में हम नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं, एंटी लॉग में नंबर देखते हैं। जो नंबर होता है उसमें 1 प्लस होता है, तो 0 + 1 कितना होगा
1। तो ये 1 आने के बाद यहाँ से काउंट करिए, स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। 0 + 1 1 होता है, तो स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए 1.276। क्लियर है? तो जो हमारे पास वैल्यू थी 1.05 देखिए इसकी सर्टेन वैल्यू 1.276 आ गई है लॉग के थ्रू। अगर यही आप कैलकुलेटर से करते हैं तो आपको बार बार कंफ्यूजन होता है कि कितने डिजिट तक हम राउंड ऑफ करें, और वही कंफ्यूजन से आपका आंसर वेरिएशन हो जाता है। तो आपको आंसर में वेरिएशन नहीं लाना है, आपको कंफर्म ये 4 डिजिट का आंसर आ गया है 1.276 1.05 डी वैल्यू। अब वो पुट करिए, x इंटू 1.276, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की 2500 माइनस x। अब 1.276 इंटू एक्स करा तो 1.276 x आ गया। ये -1 को ट्रांसफर करिए तो ये माइनस एक्स को ट्रांसफर करिए तो -x इधर आकर होता है +x इक्वल्स टू 2500 यहाँ रिमेनिंग होगा 1.276x और ये होता है 1x, यहाँ पर x के साथ 1 मल्टीप्लायर है, ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.276x इक्वल्स टू 2500। चलिए अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 2.276 x के साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 2500 डिवाइडेड बाय 2.276। आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर लीजिए, 2500 डिवाइड बाय 2.276 आंसर हमारा आता है 1098 रुपीज। क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल टू 1098 रुपीज। हमने ये x रुपीज किसको दिया था? आप स्टार्टिंग क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ देखा लिखा है x रुपीज हम दे रहे हैं फर्स्ट सन को, उसके यंगर सन को दे रहे हैं जो 10 इयर्स ओल्ड है। तो यंगर सन को बिगिनिंग में, आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन को रीड करिए, बिगिनिंग में यंगर सन को कितनी मनी मिल रही है? तो बिगिनिंग में यंगर सन को मिल रहा है x रुपीज, जो 10 इयर्स ओल्ड सन है यंगर सन उसको मिल रहा है x रुपीज, मतलब 1098 रुपीज यंगर सन को मिल रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि सेकेंड सन को उसको कितनी मनी मिल रही है, तो सेकेंड सन को आपको लिखना होगा, सेकेंड सन को हमने दिया था प्रिंसिपल 2500 माइनस x रुपीज दिया था, सेकेंड सन को उतना मिल रहा है तो 2500 माइनस x रुपीज आया है 1098। तो माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 2402 रुपीज। 2402 रुपीज हम किसको दे रहे हैं? उसके यंगर मतलब एल्डर सन को दे रहे हैं, बड़े वाले बेटे को। कितना मिल रहा है यहाँ पर? 1402 रुपीज। 1402 रुपीज ये उसको मिल रहा है उसके सेकेंड सन को तो क्वेश्चन ये क्लियर है, मेरे ख्याल से सॉल्यूशन क्लियर होगा। अब फर्स्ट सन के लिए उस मैन को अपने यंगर सन के लिए 1098 अभी डिपॉजिट करने होंगे एट प्रेजेंट, कि उसको जब वो 30 इयर्स की एज में पहुंचेगा तो उसको मिलने वाली मनी अमाउंट। सेकेंड सन के लिए 1402 रुपीज डिपॉजिट करना होगा कि वो भी जब अपनी 30 इयर्स पर पहुंचे तो उसको मिलने वाली मनी, दोनों को क्या मिलेगी मनी, दोनों का अमाउंट क्या होगा? सेम होगा तो बिगिनिंग में इतनी मनी अपने बेटों के लिए उस मैन को डिपॉजिट करनी होगी। यही प्रिंसिपल हमको फाइंड करना था। होप सो समझ आ गया होगा आपको ये सॉल्यूशन। एक चीज और है, अगर हम 1.05 को 5 टाइम्स इंटू करते हैं, कैलकुलेटर पर भी हमारा लगभग आंसर यही आता है 1.276, तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। पर यह होता है कि जितनी बार हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, या हमारे एक भी पॉइंट को चेंज करने से आंसर में वेरिएशन आ जाता है।
तो इसीलिए हम कैलकुलेटर यूज़ ना करके लॉग से सॉल्व करते हैं। लॉग से हमको कंफर्म 4 डिजिट में आंसर आ जाता है, राउंड अप करने की कोई टेंशन नहीं होती। कैलकुलेटर में कितना हम राउंड अप करें वो हमको टेंशन होती है, इसलिए हम लॉग का ही यूज़ करते हैं जब आपको टाइम CI को सॉल्व करने के लिए मोर देन 3 इयर्स देता है तब। ठीक है, थैंक यू। होप सो ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।